नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने पढ़ेंगे। ये लाल रंग की डायरी उसको उसके जन्मदिन पर मिली थी। उसे एक किट्टी नाम की गुड़िया भी मिली थी। उसने ये डायरी अपनी उसी गुड़िया को संबोधित करके लिखी है। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। ये डायरी पहली बार डच भाषा में 1947 में छापी गई। इसके बाद इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। सन 1952 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक वितान में इस डायरी की भूमिका में लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर और पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक और युद्ध की पीड़ा और अकेलापन, सभी कुछ है। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। ये डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक समय के आंखों देखे और भोगे गए अनुभव को दिखाती है। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड जर्मनी के प्रभाव में आ गया था। हिटलर यहूदियों को खत्म कर देना चाहता था। इसीलिए यहूदियों को गुप्त तहखानों में छुपकर जर्मन पुलिस से अपनी जान बचानी पड़ी। जर्मनी के शासक हिटलर ने गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार, एक फ्रैंक परिवार और दूसरा वानदान परिवार, दोनों 2 साल तक जर्मन सरकार से छिपकर एक गुप्त आवास में रहते रहे, यानी अज्ञातवास में रहे। लेखिका ने गुप्त आवास में बिताए अपने 2 वर्ष के जीवन को, यानी 1942 से 1944 तक के समय को अपनी इस डायरी में लिखा है। 4 अगस्त 1944 को हिटलर की खुफिया पुलिस गेस्टापो ने इन्हें पकड़कर यातना शिविर में डाल दिया। वहीं 1945 में एन फ्रैंक की मौत हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि ये डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जिंदा लौटकर उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने ही इस डायरी को छपवाया। लेखिका ने डायरी का पहला पन्ना 8 जुलाई 1942 को लिखा। इस दिन लेखिका ने अपने गुप्त आवास पर आने के बारे में लिखा। डायरी की शुरुआत वो रविवार के दिन से करती है, क्योंकि इस दिन उसकी बड़ी बहन मार्गोट को एसओएस से बुलावा आया था। एसओएस से बुलावे का मतलब था यहूदियों का यातना शिविर, और एन परिवार किसी भी कीमत पर मार्गोट को एसओएस भेजना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पुलिस से छिपकर रहने का फैसला किया और घर के सारे लोग एक गुप्त आवास पर जाने की व्यवस्था करने लगे, जहां वे जर्मन सरकार से छिपकर सुरक्षित रह सकें। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। सब लोग अपना अपना जरूरी सामान थैलों में पैक करते हैं। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीजें भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए उसकी स्मृतियां, उसकी यादें, उसकी फैंसी कपड़ों, उसकी सारे जरूरी सामान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा उसने कलर, रुमाल, स्कूली किताब, एक कंघा और पुरानी चिट्ठियां भी अपने थैले में रखी। लेखिका बताती है कि यहूदी परिवार के लिए सूटकेस में सामान ले जाना संभव नहीं था, इसीलिए कपड़े अपने साथ ले जाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वे जितने ज्यादा कपड़े हो सके पहन कर ले जाएं। खुद लेखिका ने 2 बनियान, 3 पैंट, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट और एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकीज, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा भी बहुत कुछ पहना हुआ था। अगले दिन 9 जुलाई 1942 गुरुवार को लेखिका उस घर के बारे में बताती हैं, जहां वे 2 साल तक छिपकर रहे। पिछले कई महीनों से लेखिका के माता पिता अपना फर्नीचर और सामान धीरे धीरे इस गुप्त आवास पर भेज रहे थे, क्योंकि ये लोग 16 जुलाई को इस गुप्त आवास पर जाने वाले थे। लेकिन उसकी बहन मार्गोट के लिए एसओएस से बुलावे के बाद उन्हें अपनी योजना से 10 दिन पहले ही इस गुप्त स्थान पर जाकर छिपना पड़ा। ये लोग लेखिका के पिता के ऑफिस में ही जाकर छिपे। इस दफ्तर की बिल्डिंग में पिछवाड़े वाली 2 मंजिलों का रास्ता अलमारियों के पीछे छिपा हुआ था। इस ऑफिस में कुछ गिने चुने लोग ही काम किया करते थे। मिस्टर कुलगर, मिस्टर क्लीमेन मियेन और 23 साल की टाइपिस्ट बेब बिस्कुल।
इनकी मदद से ही वे लोग यहाँ 2 साल तक छिप कर रह सके। फिर लेखिका वहाँ के कमरों के बारे में बताती हैं। भवन का निचला हिस्सा यानी ग्राउंड फ्लोर गरम मसालों के गोदाम और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। यहाँ इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह रखे जाते थे और पीसे भी जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा था, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और दरवाजा था, जिस पर काले रंग के शीशे की खिड़की थी। इस खिड़की पर कार्यालय लिखा हुआ था। इसी कार्यालय में दिन के समय बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते थे। एक छोटे से गलियारे में एक दमघोटू अंधियारा कमरा है, जो बैंक ऑफिस है। यहीं मिस्टर कुलगर और वांदान काम करते थे। मिस्टर कुलगर के ऑफिस से निकलकर एक तंग और पतले से गलियारे में एक आलीशान प्राइवेट ऑफिस है। पूरी बिल्डिंग में ये ऑफिस सबसे अच्छा था। इस कमरे में फर्नीचर, फर्श और सारा सामान बहुत उत्तम दर्जे का था। इसके साथ बहुत बड़ा एक रसोई घर भी था। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल का रास्ता जाता था, जो गली की तरफ खुलता था। यहीं पर एन फ्रैंक और उसका परिवार रहता था और इसकी दूसरी मंजिल पर मिस्टर वांदान का परिवार रहता था। लेखिका 10 जुलाई 1942 शुक्रवार को अपनी डायरी में गुप्त आवास यानी अपने नए घर में बिताए पहले दिन के बारे में लिखती हैं। लेखिका बताती हैं कि यहाँ सारे कमरे सामान से भरे हुए थे। पिछले महीने जो सामान बक्सों में भरकर उन्होंने यहाँ भेजा था, वो यहाँ चारों तरफ फैला पड़ा था। कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं थी। वहाँ पहुँचने पर उसकी माँ और बहन तो पहले ही थककर सो गईं। अब एन और उसके पिता ने ही पूरे घर की साफ सफाई की और सारा सामान भी लगाया। बुधवार तक वे इसी में व्यस्त रहे। उन्हें यह सोचने तक की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। इसीलिए एन फ्रैंक ये डायरी बुधवार से लिखना शुरू करती हैं। लेखिका 28 नवंबर 1942 शनिवार को अपनी किट्टी को बताती हैं कि इन दिनों वे बिजली और राशन कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। बिजली कटने के डर से वे ज्यादा बिजली खर्च नहीं कर सकते थे, इसीलिए अब वे राशन और बिजली की बचत करके इस्तेमाल कर रहे थे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता था। उस समय वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उल जलूल हरकतें करते रहते थे। दिन में पर्दे तो हटा नहीं सकते थे। अब अंधेरा होने के बाद लेखिका पर्दे हटाकर दूरबीन से पड़ोसियों के यहाँ ताक झांक करके समय गुजारती थी। लेखिका को बताया गया था कि मिस्टर डसेल अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, पर वास्तव में वे सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे और हमेशा अनुशासन पर ही भाषण देते रहते थे। लेखिका उनके उबाऊ भाषण सुनकर बिल्कुल बोर हो जाती थी, इसीलिए वो उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। वे इसकी शिकायत लेखिका की मम्मी को कर देते थे, इसीलिए लेखिका उन्हें चुगलखोर कहती थी, क्योंकि लेखिका को इसके बाद मम्मी के उपदेश सुनने पड़ते थे। कभी कभी मिसेस वांदान 5 मिनट बाद ही उसे बुला लेती थी, तो वे मम्मी की डांट से बच जाती थी। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोचती थी। जब उसका मूड अच्छा होता तो उसे अपनी हरकतों पर हंसी आती थी और जब खराब होता तो रोना आता था। वो खुद को बदलने की कोशिश भी करती थी। लेखिका 19 मार्च 1943 शुक्रवार को अपनी गुड़िया किट्टी को बताती हैं कि टर्की अभी विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और तुर्कों के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से वे सब निराश थे, क्योंकि जर्मनी का आतंक तभी रुक सकता था जब तुर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ जाए। लेखिका बताती है कि वहाँ 1000 गिल्टर के नोट अवैध मुद्रा घोषित कर दिए गए थे ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके, लेकिन इससे भूमिगत और छिपकर रह रहे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वे अपने धन और इन नोटों का हिसाब तो दे नहीं सकते थे। इसीलिए सरकार इन नोटों को कर के रूप में जब्त कर रही थी। गियर्स एंड कंपनी के पास 1000 गिल्टर के कुछ नोट थे, जिन्हें कंपनी ने आने वाले सालों के कर के रूप में निपटा दिया, यानी जब्त कर लिया। फिर लेखिका बताती हैं मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई, इसीलिए अब लेखिका उनसे अपने पूरे दांतों का चेकअप कराती है। वे चार्लोट और बहुत से लोगों से पत्राचार बनाए हुए हैं, यानी उनसे चिट्ठियों के जरिए बात करते रहते हैं। उन्हें डच भाषा नहीं आती, इसलिए वे मार्गोट से डच भाषा सीखते हैं और अपने पत्रों को भी ठीक कराते रहते हैं। लेकिन अब पापा के मना करने पर मार्गोट ने ये सब बंद कर दिया है। रेडियो पर लेखिका जर्मन घायल सैनिक और हिटलर के बीच की बातचीत सुनती हैं। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे, मानो उन्हें कोई मेडल मिल गया हो। खबर को सुनते समय अनजाने में लेखिका का पैर डसेल की साबुन पर पड़ गया
और साबुन जमीन पर घिसकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेखिका अपने पापा को नया साबुन लाकर देने को कहती है क्योंकि उनको हर महीने एक ही साबुन मिलती थी। 23 जनवरी 1944 शुक्रवार को लेखिका लिखती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से उनको परिवार के वंश वृक्षों यानी फैमिली ट्री और राष्ट्रीय परिवारों की वंशावली यानी राज परिवारों के खानदानों के बारे में जानना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो स्कूल का काम भी बहुत मेहनत से करती है। वो रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है और उनकी कद्र भी करती है। अब वो रविवार के दिन अपने प्रिय कलाकारों की तस्वीरें देखती रहती है। मिस्टर कुलगर उसके लिए सिनेमा और थिएटर की पत्रिकाएं लेकर आते रहते हैं। परिवार के लोग इसे इस समय पैसे की बर्बादी मानते हैं। लेखिका बताती हैं मिस बेब हर रविवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती हैं। मिस बेब शनिवार को ही बता देती थी कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। लेखिका उसे पहले से ही फिल्म के मुख्य कलाकारों, नायकों, नायिकाओं के नाम, समीक्षाएं सब कुछ बता देती थी। ये देखकर सब हैरान रह जाते थे कि उसे 1 साल बाद भी ये सब कैसे याद है। मम्मी उससे मस्ती करते हुए कहती हैं कि उसे तो यह सब पहले से ही याद है, इसलिए उसे तो फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। जब वो नई केश सज्जा यानी हेयर स्टाइल बनाती है तो सभी उसे फिल्म स्टार की नकल कहते हैं। जब वो बताती है ये उसका अपना स्टाइल है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो कुछ देर बाद ही उस हेयर स्टाइल को बिगाड़ देती है। लेखिका अपनी डायरी में सभी छोटी छोटी बातें लिखती है। लेखिका बुधवार 28 जनवरी 1944 को लिखती है कि प्यारी किट्टी, तुम हर रोज मेरी पुरानी खबरें सुनकर बोर हो जाती होगी, लेकिन इस समय मैं भी बोरिंग जीवन जी रही हूँ। हर रोज वही पुराने नीरस बातें बार बार सुनकर मैं बोर हो जाती हूँ। हर रोज खाना खाते समय वही राजनीति की बातें या फिर मम्मी और मिसेस वांडान के बचपन की कहानियां सुननी पड़ती थी और इसके बाद मिस्टर डसेल के किस्से भी सुनने को मिलते थे। ये किस्से कहानियां वे इतनी बार सुन चुके थे कि अब तो ये सारे मुंह जवानी याद हो गए थे। कहानी की शुरुआत होते ही आगे की सारी कहानी उन्हें पहले से ही पता होती थी। एनेक्सी की ये हालत हो गई थी कि अब यहाँ सुनने सुनाने को कुछ नया ताजा नहीं बचा था। लेखिका बताती हैं कि जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे हुए और भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि वे भी हमारी तरह ही तकलीफें झेल रहे थे। उन्हें गिरफ्तार हुए लोगों की तकलीफों से हमदर्दी भी होती थी और कैद से आजाद हुए लोगों के लिए खुश भी होते थे। कुछ लोग और कुछ पार्टियां इन दुखी कष्ट पीड़ित लोगों की मदद भी करते थे, जैसे वे इन लोगों के नकली पहचान पत्र बनवाते थे और छिपकर रह रहे युवाओं के लिए काम ढूंढते थे। ये लोग जान पर खेलकर इनकी मदद करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर जर्मन सरकार को पता चल गया तो इन्हें गिरफ्तार करके यातना घर भेज देंगे। बच्चों, लेखिका ये भी बताती हैं कि ऐसे ही एक दल ने उनकी भी मदद की थी और वे आज तक उनकी मदद कर रहे हैं। वे हर रोज उनकी जरूरतों के बारे में पूछते हैं। ये लोग ऐसी हालत में भी खुश और जिंदा दिल रहने की कोशिश करते हैं। ये इन सब के जन्मदिन और दूसरे खुशी के मौकों पर फूल और उपहार भी लेकर आते हैं। लेखिका कहती हैं कि इन लोगों का ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर वे बताती हैं हिल्वर्सन में नए राशन कार्ड जारी हो गए हैं ताकि भूमिगत और अज्ञातवास में छिपे लोगों को आसानी से राशन मिल सके। अगर किसी के पास ये राशन कार्ड नहीं होता तो उन्हें 60 गिल्टर देकर राशन खरीदना पड़ता था। ये राशन कार्ड भी छिपकर बनाए जाते थे ताकि जर्मन सरकार को इसका पता न चल सके। 29 मार्च 1944 बुधवार को लेखिका कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोतके स्टीन के भाषण के बारे में बताती है, जिसमें उन्होंने कहा था युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली सभी डायरियों और पन्नों को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। इसे सुनकर लेखिका अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है, क्योंकि इस डायरी के जरिए लोगों को यहूदियों के अज्ञातवास में बिताए उनके रहन सहन, उनके जीवन के बारे में पता चलता। लेखिका किट्टी से कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताने बैठी तो पूरा दिन बीत जाएगा, फिर भी सब कुछ नहीं बता पाऊंगी। वो कहती है कि तुम नहीं जानती कि युद्ध के समय जब बम गिरते हैं तो औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। तुम ये भी नहीं जानती कि इन दिनों महामारियां फैली हुई हैं। लोगों को सब्जियां और बाकी सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इन दिनों चोरी चकारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ सकते। 10-12 साल के बच्चे लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर चोरियां करते हैं। डच लोगों में नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है। चारों तरफ भूखमरी, हाहाकार मचा हुआ है। घरों में बच्चे बीमारी और भूख से बेहाल हैं। लोगों को फटे पुराने कपड़ों और जूतों से काम चलाना पड़ता है। चारों तरफ घूस और कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय और पुलिस सभी अपने साथी नागरिकों को तो मदद करते हैं, लेकिन बाकी सब पर कोई न कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। लेखिका मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को अपनी डायरी में लिखती हैं, 2-3 दिन से सब कुछ ठीक ही था, लेकिन शनिवार को लगभग 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी हुई। हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि ये सब उनके घर से थोड़ी दूर हुआ, पर घर के पुरुषों ने उन्हें बताया था। फिर वो किट्टी को पीटर से अपनी दोस्ती के बारे में बताती है। रविवार दोपहर के समय पीटर उससे मिलने आया और उन्होंने ऊपर अटारी पर एक दूसरे से बात करके कुछ समय एक साथ बिताया। ऊपर अटारी पर बैठने के लिए लेखिका मिस्टर डसेल का कुशन ले गई थी। इससे मिस्टर डसेल नाराज हो गए और गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाने लगे। तब दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाते हैं और इस मजाक पर दोनों खूब मिलकर हंसते भी हैं। फिर पीटर चला जाता है, लेकिन उसी रात को लगभग 9:30 बजे उनके घर में सेंधमारी की घटना हो गई। चोरों ने उनके ऑफिस का फट्टा उखाड़ दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वे लोग चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस घटना ने इन सभी ऑटो लोगों को हिलाकर रख दिया क्योंकि वे यहाँ पुलिस से छिपकर रह रहे थे। मंगलवार 13 जून 1944 को लेखिका का 15वां जन्मदिन था। उसे बहुत सारे तोहफे मिले, जैसे पुस्तक, चड्डियां, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियां। पीटर ने उसे पावनी फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। दूसरी तरफ मौसम खराब था। लगातार बारिश से समंदर का पानी भी बढ़ गया था और उसमें उफान आ गया था। ऐसे में भी सेना के हमले जारी थे। लेखिका बताती हैं कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए जो ब्रिटिश कब्जे से आजाद हुए थे। लेखिका चर्चिल को निडर व्यक्ति कहती है और उन्हें जन्मजात बहादुर भी बताती है क्योंकि वे इस तूफानी समंदर में एक गोलीबारी करने वाले टार डिपो नाव में बैठकर इन गांवों में मिलने गए। ब्रिटिश सेना हॉलैंड और उसके आसपास के देशों को जर्मन सेना से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेना चाहती थी। कुछ डच लोगों का कहना था कि ब्रिटिश सेना हॉलैंड को आजाद कराकर वहां से चली जाए। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, उनका कब्जा नहीं चाहते थे। लेखिका कहती है कि इन मूर्खों को यह नहीं पता कि अगर ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हॉलैंड जर्मनी बन जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेखिका लिखती हैं कि यहाँ डच लोगों के 2 मत हैं, एक ब्रिटेन के पक्ष में और दूसरा जर्मनी के पक्ष में। लेकिन लेखिका कहती हैं कि जर्मन और ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है और जर्मनी आक्रांता यानी आतंकी। इस समय लेखिका के दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप और डांट फटकार ये सभी घूमता रहता है। वो कहती है कि मैं इतनी घमंडी तो नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। लेखिका अपनी कमजोरियों के बारे में भी जानती है और खुद को बदलने की कोशिश भी करती है। फिर वो खुद से ही सवाल करती है कि वो इतनी घमंडी और अक्खड़ तो नहीं है जितनी वानदान और डसेल उसे समझते हैं। लेखिका कहती हैं कि मूर्ख लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उससे ज्यादा काम करके दिखाए। लेखिका इन दोनों को जड़ बुद्धि और मूर्ख अधिराज भी कहती है। मिसेस वानदान को खुद से ज्यादा अक्खड़ समझती हैं। लेखिका खुद को धिक्कारती हैं क्योंकि उसे लोग अक्खड़ स्वभाव, हर विषय पर ज्यादा बोलने वाली और बहस करने की वजह से 30 मार्का और खड़ूस कहते हैं और इसके लिए उसकी माँ उसे उपदेश भी देती रहती है। वो इन सब से मुक्ति चाहती है। लेखिका को लगता है कि उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वो ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो उसे समझ सके, उसकी भावनाओं की कद्र कर सके। लेखिका को लगता है कि पीटर उसको प्यार तो करता है लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। पीटर एक अच्छा और भला लड़का है। वो एन की गलत बातों को भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसकी कई बातें लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे धर्म के प्रति उसकी नफरत और खाने के बारे में उसका बातें करना। लेखिका को यह भी लगता है कि पीटर उससे बहुत सारी बातें छिपाता है और वह उससे खुलकर बात नहीं करता, इसीलिए वह उसे घुन्ना कहती है। पर फिर भी उन्होंने कभी न झगड़ने का वादा किया है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें भी करते हैं।
और समय भी साथ बिताते हैं। लेखिका उस वक्त को भी याद करती है जब वे खुलकर प्रकृति के साथ रहा करती थी। वो फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, चांद सितारे, खुली हवा सभी को याद करती है और उन सब की कमी उसे महसूस होती है। वो नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाहट, चांदनी रात और खिलती कलियों को भी याद करती है। प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अस्पताल और जेलों में बंद लोग तरसते हैं। लेखिका को लगता है कि वे बहुत समय से बाहर नहीं निकली है, इसीलिए वह प्रकृति को मिस कर रही है। एक दिन उसे चांद देखने की इच्छा हुई। वो चांद देखने के लिए रात 11:30 बजे तक जागती रही, लेकिन बाहर चांदनी इतनी ज्यादा थी कि वो पर्दा नहीं खोल पाई और इसलिए वो चांद को भी नहीं देख पाई। कई महीनों के बाद आखिरकार लेखिका को प्रकृति का आनंद लेने का एक मौका मिल ही गया। एक दिन बरसात के समय हल्की सी रोशनी में वो खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छुपी को देख पाई। अज्ञातवास के समय उसे ये मौका 1.5 साल बाद मिला था। उस दिन उसे चोर उचक्कों, मोटे चूहों और पुलिस किसी का भी डर नहीं था। वो अकेले ही नीचे ऑफिस में जाकर खिड़की से प्रकृति का आनंद लेती रही। वो सोचती थी कि वे कब इस कैद से आजाद होंगे और प्रकृति के इस अद्भुत रूप का आनंद ले पाएंगे। वो कहती है कि प्रकृति अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं करती। लेखिका को खुला नीला आसमान और बादल, चांद, तारे, ये सारी प्रकृति शांति देती है और आशावादी भी बनाती है। वो सोचती है कि हमें ये किस बात की सजा मिल रही है जो हमें इस कैद में जीना पड़ रहा है। लेखिका पुरुष और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी अपनी डायरी में लिखती हैं। वो कहती है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली रहे हैं और उन्होंने इसी शक्ति के बल पर हमेशा महिलाओं पर शासन किया है, महिलाओं को दबा कर रखा है, उन्हें हमेशा पुरुषों से कमतर समझा है। वो कहती हैं कि अब तक औरतें इन अत्याचारों को सहन करती आ रही हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी और इनका विरोध भी न करने के कारण ये सोच महिला पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। लेकिन अब समय बदल गया है क्योंकि शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं और वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं। अब महिलाएं ही नहीं, बहुत सारे पुरुष भी इसको गलत मानते हैं। लेखिका कहती हैं कि औरतों को बराबरी ही नहीं, पुरुषों की तरह सम्मान भी मिलना चाहिए। एन कहती हैं कि महिलाओं ने ऐसा क्या कसूर किया है जिसके लिए उन्हें सम्मान न मिले। लेखिका ये भी लिखती हैं कि महिलाओं को भी सैनिकों जैसा दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह युद्ध में सैनिकों को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, कष्टों से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ और पीड़ा औरतों को बच्चा पैदा करते समय सहनी पड़ती है। और इसके बदले में उसे मिलता क्या है? बच्चा पैदा करने के बाद जब औरत का आकर्षण खत्म हो जाता है तो उसका तिरस्कार किया जाता है, यहाँ तक कि खुद उसके बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं। लेखिका कहती है कि एक औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतने कष्टों को सहती है और एक बहादुर सिपाही की तरह अड़िग रहती है। लेखिका को लगता है कि औरतें जितना संघर्ष करती हैं, इतना तो सारे सिपाही मिलकर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर दें। प्रकृति ये कार्य चाहती है और औरतों को बच्चे पैदा करना भी चाहिए। वो सिर्फ उन लोगों को बुरा और गलत मानती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उनके बलिदान की कद्र नहीं करते। लेखिका ने मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की एक किताब भी पढ़ी थी जिसके लेखक थे पॉल द क्रूइफ। लेखिका इनके इस विचार से सहमत थी कि महिलाएं सैनिकों से कहीं अधिक संघर्ष करती हैं। महिलाएं जिन तकलीफों से गुजरती हैं, पुरुष उन्हें कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उन्हें इन तकलीफों से कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। इसीलिए पुरुषों को महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना सीखना चाहिए। लेखिका को यह विश्वास है कि आने वाली सदी में यह मान्यता बदल चुकी होगी कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। अच्छा बच्चों, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया इहनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इस डायरी से नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का पता चलता है और इससे द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों की हालत, उनके डर, भूख, आतंक, बीमारी और लाचारी सभी का पता चलता है।
ये एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने एकांतवास अज्ञातवास में समय बिताने के लिए लिखी थी। वो कोई महान संत या कवि नहीं थे, फिर भी उसकी आवाज में हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है, स्पष्ट करो। एन ने जब डायरी लिखी उस समय यहूदियों का जीवन बहुत कष्टकारी था। ये डायरी उस भयानक ऐतिहासिक दौर के बारे में तो बताती ही है, साथ ही इस डायरी में लेखिका ने अपने अकेलेपन के बारे में भी बताया है और अपने निजी जीवन के बारे में भी बताया है। अगला प्रश्न, एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? एन की डायरी से पता चलता है कि वो एक संवेदनशील और अंतर्मुखी लड़की थी। अज्ञातवास में 8 लोग उसके साथ थे, लेकिन वो 13 वर्ष की सबसे छोटी लड़की थी। इस उम्र में बहुत सारी भावनाएं व्यक्ति के मन में आती रहती हैं और यहाँ उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। पीटर उसका दोस्त तो था, लेकिन वो भी उससे नहीं समझता था, इसलिए वो गुड़िया को ही संबोधित करके अपनी डायरी लिखती है। अगला प्रश्न, एन ने औरत की महत्ता को कैसे बताया है? एन ने मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की एक किताब पढ़ी थी कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और टॉर्चर सहना पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफें और बच्चा जन्म देते समय सहती है। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? इसके बाद उसके शरीर का आकर्षण भी खो जाता है और उसका तिरस्कार भी किया जाता है। उसके बच्चे तक उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य भी खो जाता है। वो कहती है कि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है, यहाँ तक कि उफ भी नहीं करती। वो इतने संघर्ष करती है जितना एक सिपाही नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर के स्वभाव की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने दोस्त पीटर के बारे में भी बताया है। पीटर एन फ्रैंक को गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, दोस्त की तरह प्यार करता था। पीटर एक अच्छा और भला लड़का था, लेकिन पीटर की कुछ बातें लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर फिर भी पीटर एक दृढ़ निश्चयी लड़का था। उसने तय किया था कि वो एन से कभी नहीं लड़ेगा और वो खुद को एन की पसंद के अनुसार बदलने की कोशिश भी करता था। एन को लगता है कि वो बातें छिपाता है, वो अपने जीवन में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देता। वो शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज लड़का था। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।